फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके लिए 12th बायोलॉजी के पार्ट 2 वीडियो के साथ, जो कि है हमारा अध्याय फर्स्ट का, यानी कि जीवों में जनन का हमारा आधा हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ चुका है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का प्रोसेस, आगे क्या 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 है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये जो वीडियो है वो बोर्ड एग्ज़ाम वालों के लिए, साथ साथ में ये जो है नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, और ये जितना भी हम पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप लोग जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एनसीईआरटी सिलेबस जो भी पढ़ता है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो उसके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है, इसका पार्ट फर्स्ट बन चुका है ऑलरेडी। तो ये अध्याय फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट का है ये। तो आगे का हम लोग देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से ही आपको आगे की वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब करके लिखा होगा, उसको आप क्लिक कर देना। ठीक है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर जो भी स्टूडेंट अभी 12th क्लास में है उसके पास शेयर कर देना। तो यहाँ पे देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अलैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन में ये है कि इसमें जो है एक ही जनक की आवश्यकता होती है और बनने वाला जो जीव होता है वो अब सेम अपने जनक के समान होता है। ठीक है, जिसको क्लोन बोला जाता है। फिर अलैंगिक जनन में ये वो होता है जिसमें दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, जैसे मेल एंड फीमेल, नर या मादा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं पौधों में कायिक जनन या वर्धी जनन। ठीक है, तो कायिक या कायिक प्रवर्धन। ठीक है, जो पौधों में अलैंगिक जनन होता है, ये अलैंगिक जनन जो पौधों में होता है उसी को ही कायिक जनन बोलते हैं या वर्धी जनन बोलते हैं या कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ठीक, तो फिर डेफिनेशन देखते हैं। मात्र पौधे के कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण, कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि मात्र जो पौधे का कायिक भाग सबसे पहले क्या होता है वो देख लेते हैं कि जड़, तना या पत्ती, ये तीनों में से, मतलब ये तीनों को ही कायिक भाग बोलते हैं। जैसे ये प्लांट है यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी तना हो गई और इसके पत्ती हो गए और इसके जो जड़ हैं वो तीनों क्या होंगे, कायिक भाग। ठीक है, उसको कायिक भाग बोलेंगे। तो इसमें ये होता है कि चाहे जड़ से हो, चाहे तना से हो, चाहे पत्ती से हो, ठीक है, अगर उसको कहीं पे भी मिट्टी में लग जाए वो, तो उससे एक नया पौधा बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि इसकी पत्ती जो है कट के यहाँ पे अगर गिर जाती है, ठीक है, तो ये जो है अपना नया पौधा बनाना शुरू कर देता है। इसी विधि को, इसी रिप्रोडक्शन की विधि को या इसी जनन की विधि को कायिक जनन कहते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मात्र पौधे के कायिक भाग द्वारा नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, नए पौधे का निर्माण हो जाना उसके कायिक भागों द्वारा। कायिक भाग कौन कौन से, जड़, तना और पत्ती। तो हम लोग देख लेते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पे कायिक जनन की विधियाँ, कौन कौन सी विधि है, कौन कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू कायिक जनन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि दो मेथड है इसमें, प्राकृतिक कायिक जनन या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और कृत्रिम कायिक जनन, मैन मेड, या इसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो प्राकृतिक यानी कि अपने आप स्वयं से होगा, और कृत्रिम या मैन मेड या आर्टिफिशियल में मैन इसको, जो ह्यूमन है, इसको मतलब बनाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ केमिकल्स वगैरह का यूज़ करके, और प्राकृतिक में वो अपने आप हो जाता है। तो कौन कौन से प्राकृतिक के अंदर आते हैं और कौन कौन से आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम के अंदर आते हैं, उसको देख लेते हैं अपन लोग। तो फर्स्ट है कि प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसकी विधियाँ है, तो पहले हम लोग तना में देखेंगे। ठीक है, कि तना से कौन कौन से और नए नए पौधे बनते हैं प्राकृतिक। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे भूमिगत तना में। तो भूमिगत तना के एग्जाम्पल्स है गंध, जिसको बोलते हैं ट्यूबर, एग्जाम्पल है इसका आलू। ठीक है, आलू क्या है, एक रूपांतरित तना है। जो नीट के एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर 12th के बाद एग्ज़ाम देते हैं आप लोग, तो पूछा जाएगा कि उसमें आलू जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, क्या है। ठीक है, ये बोला जाता है। तो मतलब क्वेश्चन रहता है, तो हमारा जो आलू है वो एक क्या है, रूपांतरित तना है। ठीक है, जैसे कि आलू को आप लोग देखे होंगे
कि उसको बहुत दिन तक रखने से उसको अनुकूल वातावरण मिलता है, उसके अकॉर्डिंग वातावरण मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, छोटी छोटी जड़ें आने लग जाती हैं, उसमें आँखें पाई जाती है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उसको वातावरण जैसे मिलता है वैसे उसमें जड़ें आने लगती है और वो उसमें पौधे बनने लगते हैं, ठीक है। तो आलू एक क्या है, रूपांतरित तना है, और उस जो उसको आँख रहते हैं उसको बोलते हैं कच्छस्थ कलिकाएं बोले जाते हैं, ठीक है। कच्छस्थ कलिकाएं, इसी कच्छस्थ कलिकाएं से नए पौधे बनने लगते हैं। तो यहाँ पे कंद ट्यूबर में आलू आ जाता है, जो कि भूमिगत तना का उदाहरण है। फिर उसके बाद आता है प्रकंद, जिसको बोलते हैं रिजोम, ठीक है। तो इसमें है उदाहरण अदरक का। तो अदरक का भी आप लोग डायग्राम देखे होंगे, कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें छोटे छोटे नोट्स पाए जाते हैं अलग अलग, ठीक है। फिर आता है घनकंद, जिसको बोलते हैं कॉम। इसमें होता है अरबी और जिमीकंद, जो अरबी यानी कि जो कोचई कंद बोलते हैं ना वही, और जिमीकंद, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सल्गकंद, जिसको बल्क बोला जाता है इंग्लिश में, और इसका एग्जांपल है प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन को भी कुछ टाइम तक रखने से उसमें भी जड़ें निकल जाती हैं, यानी कि ये स्वतः अपने आप होती है, ठीक है। इसलिए इसको प्राकृतिक के अंदर रखा जाता है। तो आपको जो है नाम याद रखना है और एग्जाम्पल के साथ नाम याद रखना है कि कौन सा किस में आता है। ये जो है नीट में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आप लोग का उसमें आता है। फिर उसके बाद आता है अर्धवायवी तना। अर्धवायवी यानी कि आधा जो है मिट्टी में रहेगा और आधा जो है आपकी मिट्टी के ऊपर सतह में रहेंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं अर्धवायवी, यानी कि आधा जो पौधा है वो वायु में रहेगा और आधा जो है मिट्टी में, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, ऊपरी भूस्तारी, जिसको बोलते हैं रनर, ठीक है। जैसे कि दूब घास, जो दूब घास होते हैं कहीं पे भी उग जाते हैं, वो इसके अंदर आता है ऊपरी भूस्तारी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आधे भाग जो है जड़ जो होती है मिट्टी के अंदर, और तना जो होती है ऊपर होती है, और ये इसका कोई एक तना आगे जा करके फिर से और नया पौधा बना लेता है, ठीक है। तो ये सेम उसी प्रोसेस में होती है। इसको ऊपरी भूस्तारी का एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग, दूब घास, जिसको रनर बोलते हैं इंग्लिश में। फिर उसके बाद आता है भूस्तारी, जिसको बोलते हैं स्टोलम। स्टोलन में होता है स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी है, इसका एग्जाम्पल याद रखना आप लोग। जैसे ये स्ट्रॉबेरी का यहाँ पे फर्स्ट पौधा है, तो इसमें का कोई भी एक तना, ठीक है, ऐसे मुड़ करके जमीन में फिर से आ जाती है, फिर से वो अपना नया पौधा बनाने लगता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मतलब भूस्तारी, ठीक है। ये अर्धवायवी तना के अंदर आता है ये सब कुछ। फिर उसके बाद आता है भूस्तारी का, जिसको बोलते हैं ऑफसेट। ऑफसेट में है जलकुंभी और पिस्टिया। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जलकुंभी यानी कि आधा मतलब जो पार्ट है वो जल में रहेगा, ठीक है, और जड़ जो है नीचे रहेंगे और तना जो है ऊपर आएंगे, और इसमें से कुछ भाग जो ऐसे अंदर आ करके, जो तना का ही पार्ट होता है वो जल के ही अंदर आ करके यहाँ पे जड़ बनाती है, और यहाँ से फिर से नया पौधा बनने लग जाता है। तो ये जो है जलकुंभी पिस्टिया यानी कि भूस्तारी के अंदर आता है, जिसको ऑफसेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हुआ अर्धवायवी, यानी कि ये हमारा तना में हुआ, तना में भूमिगत तना और अर्धवायवी तना। फिर उसके बाद देखते हैं जड़ का, कि जड़ में ये सब आप लोगों ने 11th क्लास में और अच्छे से पढ़ा होगा। तो जड़ में कौन कौन से होते हैं, सतावर हो गया, डहेलिया हो गया और शकरकंद, ठीक है। शकरकंद हो गए, डहेलिया और सतावर, कि वो जड़ से ही, जो जड़ है यहाँ पे है, फिर यहाँ से फिर यहाँ ट्रांसफ़र होके फिर नया पौधा बनाया, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे होता है जड़ का। फिर उसके बाद जड़ में एग्जांपल ये है, डहेलिया हो गया, सतावर हो गया, शकरकंद। फिर उसके बाद आता है पत्ती। पत्ती यानी कि ब्रायोफिलियम अजूबा, ठीक है। अजूबा का जो पत्ती होता है उसमें पत्ती से ही और नए पौधे बनने लगते हैं, ठीक है। नाम याद रखना इसका, एग्जाम्पल ब्रायोफिलियम, जिसको अजूबा बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पत्ती है, पत्ती में क्या पाया जा रहे हैं, कच्छस्थ कलिकाएं, ठीक है। यहाँ पे जो डॉट डॉट है यहाँ पे कच्छस्थ कलिकाएं है, इन्हीं कच्छस्थ कलिकाओं में से फिर से नए पौधे का निर्माण होता है, इसलिए इसको पत्ती में क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, ठीक है, प्राकृतिक जनन। और इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफिलियम। तो हम लोगों ने यहाँ पे प्राकृतिक में देखा है कि तना में किस प्रकार होता है, और जड़ में किस प्रकार होता है, और पत्ती में किस प्रकार होता है। तो ये हमारा प्राकृतिक कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग कृत्रिम मैन मेड के द्वारा कौन कौन से आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं या कायिक जनन होते हैं। तो
यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कृत्रिम यानी कि कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो इसमें कलम द्वारा और दाब द्वारा, इसमें दो ही मेथड है। उसमें हम लोगों ने जड़, तना और पत्ती का अलग अलग देखा है, तो इसमें दो ही प्रकार का है, कलम द्वारा और दाब द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं उसको देख लेते हैं पहले कि सबसे पहले हम ले रहे हैं क्या, गुलाब का पौधा मान लीजिए आप लोग, गुलाब का एक डाली को लेते हैं, फिर उसको एक पेंसिल के जैसे नुकीला वो बनाएंगे। ठीक है, पेंसिल जैसे उसको नुकीला बनाएंगे और इसके इतना हिस्सा को अपन लोग जमीन पे दबा देंगे। ठीक है, मतलब जमीन पे रोपित कर देंगे। तो इस मतलब कलम के जैसे ही उसका शेप बना करके इतने एरिया को जमीन पे रोपित करना, ये किसके अंदर आएगा, कलम द्वारा। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग गुलाब का कोई भी जो कलम है उसको लेकर कहीं भी जगा देते हैं तो वो नया पौधा बन जाता है। ठीक है, तो उसको जो है ऐसी कलम के शेप में बना करके उसको क्या करना, नीचे ज़मीन में दाबना। ठीक है, तो ये कलम द्वारा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है दाब द्वारा। दाब द्वारा यानी कि जैसे ये हमारा पौधा है, इसका मस्त शाखा वगैरह अच्छे से निकले हुए हैं, हम लोग इसी शाखे को मतलब फिर से अंदर दाब देते हैं, तो फिर ये अपना नया पौधा और बना लेता है। जैसे कि कुछ कुछ नार वाले जो सब्जी होते हैं, ठीक है, नार वाले जो सब्जी होते हैं उसमें ये प्रोसेस जो है होता है दाब द्वारा। ठीक है, तो ये कृत्रिम कायिक जनन में, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में दो ही टाइप से होते हैं, कलम द्वारा और दाब द्वारा। फिर उसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन। तो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोपोगेशन यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग का एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पौधे के उत्तक द्वारा संपूर्ण पौधों का निर्माण किया जाता है। यानी कि हमारा ये एक प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इसमें से इसका एकदम छोटा सा पार्ट लेंगे जिसको उत्तक बोला जाता है, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू, और जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गाजर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें से गाजर का एक छोटा सा पार्ट, उसका टिश्यू लेंगे हम लोग, और उस टिश्यू को ये जो बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर ये मतलब ये जो हमारा कंटेनर है, जिसको बर्तन भी बोल सकते हो आप लोग, या मतलब इसमें हम लोग यहाँ पे जो गाजर के पौधे हैं, ठीक है, उसका जनन कराएंगे, उसका सूक्ष्म प्रवर्धन कराएंगे। ठीक है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन होता क्या है, पौधे के उत्तक द्वारा संपूर्ण पौधे का निर्माण करना। मतलब एक छोटे से उत्तक से हम लोग पूरा पौधा बनाएंगे, यहाँ पे उस जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, या माइक्रो प्रोपोगेशन। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे उत्तक ले लिया हम लोग गाजर का, ठीक है, छोटा सा, इसमें कृत्रिम पोषक माध्यम होता है, इसमें जो डॉट डॉट है इस जली कंपार्टमेंट में, इसमें जो है बहुत सारे जो है न्यूट्रिएंट हैं। ठीक है, यानी कि पोषक तत्व भरे हुए हैं जो कि इस छोटे से टिश्यू को पोषण देंगे और इनको पौधे बनने में हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसको नियंत्रित वातावरण में, अनुकूल वातावरण में रख देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, तो इसके स्टेप्स है जिसमें कि हमारा टोटल 4 स्टेप है। तो देख लेते हैं कि वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट जो स्टेप है आपका उसमें होगा कि अपन ऐसी बर्तन लेंगे जिसमें हमारा जो पोषक तत्व, कृत्रिम पोषक तत्व भरा होगा, और उत्तक को उसमें डाल देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें जो उत्तक है उसमें सेल डिवीजन होगा। ठीक है, कोशिका विभाजन होगी, कोशिका विभाजन होगी तो 1 से 2 कोशिका बनेंगे, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 16। ठीक है, ऐसे कोशिका बनेंगे, यानी कि उसका साइज जो है बढ़ जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा उत्तक जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं कैलस। कैलस यानी कि इसमें कोशिकाओं का समूह हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिकाओं का समूह, यानी कि कैलस बोला जाता है। ठीक है, तो एक बात और कि यहाँ पे उत्तक पढ़ रहे हैं आप लोग, तो एक बात बता देती हूँ कि उत्तक होता क्या है, यानी कि टिश्यू होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है टिश्यू का, समान कार्य और संरचना वाले कोशिकाओं के समूह उत्तक कहलाता है। ठीक है, मतलब जिनका फंक्शन समान होता है, जिनके स्ट्रक्चर समान होते हैं, ऐसे सेल्स जिनके फंक्शन और स्ट्रक्चर सेम होते हैं उसको बोलते हैं टिश्यू या उत्तक। ठीक है, तो यहाँ पे कैलस यानी कि इसी टिश्यू का बढ़ा हुआ भाग, कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको बोलते हैं कैलस। ये हमारा फर्स्ट स्टेप में आएगा। ठीक है, इसमें जो है पोषक पदार्थ भरे होते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे डॉट डॉट जो है उस सब में पोषक पदार्थ भरा होगा, फिर इसको वातावरण में रख देंगे।
ठीक है, फिर यहाँ पे कैलस बन जाएगा ये उत्तक से। फिर क्या होंगे सेकेंड स्टेप में, हमारा सेकेंड स्टेप में जो कैलस है उसमें से शाखाएं निकलने लगेंगे। शाखाएं क्यों निकलेंगे? क्योंकि हमने इसमें हार्मोन मिलाया है। ठीक है, हार्मोन मिलाते हैं, मतलब यहाँ पे हार्मोन्स के प्रेजेंट में इसको जो हार्मोन होता है वो शाखा निकलने के लिए उत्प्रेरित करता है ये कैलस को। ठीक है, जो कैलस होता है इसमें हार्मोन मिला हुआ जो हार्मोनल पदार्थ होता है उसमें डालते हैं कैलस को। फिर ये कैलस क्या करता है, मतलब कैलस से शाखाएं निकलने लगती है क्योंकि हमने हार्मोन मिलाया है, तो वो हार्मोन जो है शाखा निकलने में हेल्प करता है। ठीक है, जो कैलस होता है उसमें। फिर इसको फिर से अनुकूल माध्यम में रखा जाता है, यानी कि अनुकूल वातावरण में रख दिया जाता है। इसमें पोषक पदार्थ भी मिला रहता है। फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है उसमें क्या होता है कि ये जो शाखाएं हैं, ठीक है, ये अलग अलग करके अलग अलग माध्यम में रख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 शाखाएं जो निकली हुई है उसको 3 अलग अलग कंटेनर में रख दिया गया है। इसमें भी सेम पोषक पदार्थ है, मतलब कि जो पोषक पदार्थ है इसके लिए जरूरी उसको डाला जाता है। इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, मतलब तीनों में सेम पोषक पदार्थ डालेंगे और इसका जो है अच्छे से ग्रोथ होने लगेगा। फिर इसको इस कंटेनर से निकाल करके हम जो ज़मीन है, जो मिट्टी है वहाँ पे रोपित कर देंगे। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ गार्डन में जैसे फ्लावर का है तो उसको गार्डन में भी लगा सकते हैं। तो ये जो है हमारा आर्टिफिशियल के अंदर ही आता है कि हमने कैसे आर्टिफिशियली बनाया है, कैसे हार्मोन मिला करके नए पौधे बनाए हैं। जैसे जो हाइब्रिड बोलते हो ना आप लोग, हाइब्रिड पौधा है या खरीदने जाते हैं पौधे, ठीक है, अच्छे फ्लावर्स कलरफुल जो रहते हैं वो सब जो है इसी तरीके से बनाए जाते हैं माइक्रो, ठीक है, माइक्रो प्रोपगेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आपका है 4 स्टेप थे यहाँ पे, सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन। फर्स्ट क्या होता है कि इसमें कैलस उत्तक लेते हैं छोटा सा, उसमें पोषक पदार्थ मिलाते हैं जिससे थोड़ी देर बाद वो कैलस बन जाता है। सेकेंड स्टेप में होता है कि जो कैलस होता है उसमें हार्मोन वाले कंटेनर में रखते हैं, हार्मोन मिलाते हैं, उसमें पोषक पदार्थ मिलाते हैं और अनुकूल वातावरण देते हैं। ठीक है, फिर जो कैलस होता है उसमें शाखाएं आने लगती है। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो कैलस होता है उसको कैलस में जो शाखाएं निकलती हैं उसको अलग करके अलग अलग कंटेनर में डाल देते हैं, जिससे उसमें संपूर्ण पौधा बनता है। इसमें भी अनुकूल वातावरण देते हैं और पोषक पदार्थ देते हैं। फिर इसको अलग अलग निकाल करके हम मिट्टी में यानी कि गार्डन में या ज़मीन पे इसको रोपित कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो हमारा आता है सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लासेस अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना स्टूडेंट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को 12th वाले बच्चों तक पहुंचा देना, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है वो 12th वाले बच्चों को बायोलॉजी के लिए अच्छा मार्क्स ला सके, अच्छा मार्क्स के लिए हेल्प करेगा। और आशा करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको डेली ऐसी क्लासेस मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे आप लोगों का ये जो फर्स्ट यूनिट है उसका 2 वीडियो हो गया, इसको मिला करके और एक वीडियो और बनेगा जो कि छोटा सा है एकदम। ठीक है, फिर आप लोगों का जो है फर्स्ट यूनिट यानी कि फर्स्ट जो चैप्टर है आप लोग का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। एक छोटा सा और वीडियो बनेगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।